नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों आज अपन जो है भारत के भूगोल के सामान्य परिचय की बात करेंगे। और जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं तो विद्यार्थियों को सबसे पहले ये परेशानी आती है कि मैप को किस तरीके से रीड किया जाए, क्योंकि किताबों में जो भाषा लिखी रहती है शायद उनको समझ में ना आती हो, लेकिन आप एक मैप के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। हम बात करते हैं भारत के, जब हम सामान्य परिचय की बात करेंगे तो इसके ऊपर हम एक एक करके चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे और ये देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की क्या स्थिति है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की क्या स्थिति है, कितने ऐसे देश हैं जिनसे भारतीय जो है सीमा साझा करता है, ऐसे कितने देश हैं जिनसे भारत सीमा साझा करता है, कुल कितने तटीय राज्य हैं उसकी बात करेंगे, कुल जो है आप लोगों की स्थल सीमा की लंबाई की बात करेंगे, तटीय क्षेत्र की हम बात करेंगे, ऐसे कितने देश हैं जो दोनों से सीमा साझा करते हैं, जल और थल दोनों से सीमा साझा करते हैं, जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इसके उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की, जो अक्सर किताबों में आप लोग विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, वो स्थिति में आप लोगों को बहुत ही क्लियर करके समझाऊंगा। तो हम अक्षांश और देशांतर के बीच में जो भारत स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उसकी भी हम बहुत अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उस हिसाब से भारत 5.5 घंटे आगे है, तो वो किस आधार पर तय किया जाता है, ये भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है इसके पड़ोसी देशों की हम बात करेंगे। और पड़ोसी देशों की हम बात करते हैं तो आप एक मैप लीजिए, अगर आपके पास में एक मैप ना हो तो मैप को खरीद लीजिएगा और मैप को साथ में रखिएगा और इस वीडियो को, इस क्लास को देखिएगा और धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सरल और भाषा में समझा रहा हूँ और बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे दोस्तों की, भाई इसके हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। जब आप हम जो है इसके उत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिमी में आप लोगों को, उत्तर पश्चिम में अगर आप ध्यान से मैप देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी देश है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इसके थोड़े से ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। जब हम इसके उत्तर जो है पूर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चीन देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। और चीन के जस्ट नीचे की जब हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर तिब्बत देखने को मिलेगा। और ये जो क्षेत्र है आपका नेपाल का है, ये जो क्षेत्र है आपका नेपाल का है। हम बात करते हैं यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलेगा। आप मैप को रीड करना, साथ साथ में मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी। हम बात करेंगे यही वाली जो स्थिति है, ये जो आपका है ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश को पृथक भी कर दिया गया था, इसकी भी हम बात करेंगे, है ना, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो है भारत का जब विभाजन हुआ था उसकी भी बात करेंगे। रेड क्लिफ जो रेखा थी भारत की और पाकिस्तान के बीच की, उसकी भी हम बात करेंगे। ड्यूरेंड रेखा की भी बात करेंगे, मैकमोहन रेखा की भी बात करेंगे, सभी चीज़ों की बात करेंगे। काफ़ी सारा विस्तृत तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को चीज़ें सिखाऊंगा। हम बात करते हैं, भूटान देख लिया, बांग्लादेश देख लिया, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर म्यांमार। तो हमने कौन कौन से पड़ोसी देशों की बात की है, देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब बात करते हैं हमारे दोस्तों, जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कितनी लंबाई है और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की भारत की कितनी लंबाई है। जब हम उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। वहीं जब हम पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो 2933 लगभग वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो जब हम उत्तर से लेकर दक्षिण की बात करते हैं तो ये 3214 किलोमीटर में है, 3214 किलोमीटर में है। वहीं अगर अपन पूर्व से पश्चिम से पूर्वी की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर में है। हमने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की बात कर ली है। हम ये देखते हैं कि सबसे उत्तरी जो बिंदु है मेरे दोस्तों वो कौन सा है। तो ये जो हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है आपका इंदिरा कॉल। जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, हम जब दक्षिण की बात करते हैं तो ये अगर अपन बात करते हैं, जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है आपका, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, शायद आप लोगों को नीचे ना दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु मेरे दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है जो कि आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ हमने जब ऊपर
उत्तर की बात कर ली है, दक्षिण की बात कर ली है, हम बात करते हैं अब पूर्वी की। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वह कौन सा है, सबसे जो आपका पूर्वी जो बिंदु है वो है आपका किबितू। याद रखना, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, कितुबू। वहीं अगर अपन सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी बिंदु मेरे दोस्तों गुजरात के अंतर्गत पड़ता है, और वो कौन सा है आपका सरक्रिक। सरक्रिक याद रखना कौन सा है आपका सरक्रिक। सरक्रिक आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो हमने क्या देख लिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये हमने देख लिया है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि भारत के जो है 7 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से जो स्थलीय देश हैं वे कौन कौन से हैं आपके। तो 7 स्थलीय देशों की हम चर्चा करें तो कौन कौन से 7 स्थलीय देश हैं वो देख लेते हैं। 7 हमारे स्थलीय ऐसे देश हैं, ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि हमारे स्थलीय सीमा से सीमा साझा करते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल। ये 7 ऐसे देश हैं मेरे दोस्तों जो आप लोगों के स्थलीय सीमा से भारत की स्थलीय सीमा से सीमा साझा करते हैं। लेकिन वहीं पर 3 देश ऐसे हैं जो आपकी जल और थल दोनों ही सीमा से आप लोगों के भारत की सीमा से सीमा साझा करते हैं। किस तरीके से हैं वो आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग एक बात याद रखना, कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखा रहा हूं बहुत ही अच्छी। जब आप भारत का मैप देखोगे तो आपको भारत के पूर्वी पक्ष में, जो है आप लोगों को पूर्वी क्षेत्र में आप लोगों को यहाँ पर बे ऑफ बंगाल दिखेगा। बे ऑफ बंगाल में मेरे दोस्तों मतलब कि बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पर क्या है आपकी मेरे दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है। लेकिन जब हम इसके पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर अरेबियन सी आप लोगों को दिखाई देगा, मतलब कि अरब सागर आप लोगों को दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, अरब सागर दिखाई देगा। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। तो यहाँ पर मतलब कि पूरा आपको क्या दिखाई देगा, आप लोगों को पूरा पानी 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 यहाँ पर दिखाई देगा मेरे दोस्तों। तो ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, ये आपकी जलीय सीमा हो जाएगी। और सबसे नीचे की हम दक्षिणतम की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंद महासागर आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या है आपका हिंद महासागर। तो जलीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो 3 ऐसे देश हैं मेरे दोस्तों जो स्थलीय और जलीय दोनों ही सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, देखो ये पाकिस्तान है आपका, तो यहाँ पर ये पूरा आप लोगों का क्या है, अरब सागर है। तो ये आप बात करते हैं तो यहाँ से आप लोगों का पाकिस्तान देखने को मिलता है, यहाँ से आपका बांग्लादेश देखने को मिलता है। ऊपर आपका स्थलीय सीमा, नीचे आपकी जलीय सीमा, यहाँ पर आपकी जलीय सीमा, यहाँ पर आपकी स्थलीय, यहाँ पर आपकी जलीय सीमा और यहाँ पर की स्थलीय सीमा है। तो 3 ऐसे देश हैं मेरे दोस्तों जो जल और थल दोनों से ही लगे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो पाकिस्तान है आप लोगों का, एक बांग्लादेश है मेरे दोस्तों, और एक आपका म्यांमार है ना। तो 3 ऐसे देश हैं जो स्थल और जल दोनों से ही सीमा साझा करते हैं। 7 ऐसे हैं जो आप लोगों की स्थलीय सीमा से ऐसे देश हैं जो स्थल से सीमा साझा करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं मेरे दोस्तों की सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है आप लोगों का वो है बांग्लादेश। किस तरीके से, देखो आपको देखने को ऐसा लग रहा होगा मेरे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा कर रहा है वह चीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो देश है वह बांग्लादेश है। लगभग 4096 मेरे दोस्तों किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो बांग्लादेश साझा करता है। सबसे कम जो सीमा साझा करता है वह कौन करता है, आपका अफगानिस्तान। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये जो सीमा है ये आपकी यहाँ पर पाकिस्तान से लग रही है, लेकिन ये जो सीमा है मेरे दोस्तों, ये जो सीमा आपको दिख रही है ये अफगानिस्तान की है। तो अफगानिस्तान कुल 106 किलोमीटर की लगभग सीमा साझा करता है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वह कौन करता है, आपका बांग्लादेश करता है। वहीं सबसे कम सीमा जो साझा करता है वह अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। अब सीमाओं की जो हमने चर्चा करी ली है तो हम ये देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा करते हैं तो इस सीमा का निर्धारण किस रेखा के माध्यम से किया जाता है। तो 1896 में मेरे दोस्तों 1896 में जो है ड्यूरेंड रेखा, सर ड्यूरेंड द्वारा ड्यूरेंड रेखा के माध्यम से इनका क्या किया गया था, जो सीमा का निर्धारण किया गया था। अब एक बात याद रखना, ये सीमा क्यों पूछी जाती है, क्योंकि ड्यूरेंड रेखा पहले 1947 में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ड्यूरेंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित थी। 1947 में जब भारत का विभाजन हो गया
तो ड्यूरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रह गई। लेकिन 1900 अगर अपन बात करते हैं जो है रेड क्लिफ रेखा की, तो 1914 में 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मेरे दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में मेरे दोस्तों जो सीमा का निर्धारण किया गया वह रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से निर्धारित किया गया। तो 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित की गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा निर्धारित के बीच जो है सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो सर रेड क्लिफ द्वारा 1947 में जो है रेड क्लिफ सीमा के द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं चीन के 1914 में अगर अपन चीन की बात करें तो ये जो सीमा का निर्धारण अगर अपन बात करें तो सीमा का निर्धारण कौन करता है, भारत और चीन की सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा के माध्यम से किया जाता है। देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो मैकमोहन रेखा जिसको 1914 में निर्धारित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, भारत एवं चीन के मध्य कौन सी रेखा है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से चीजें बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगी हुई है, तो बांग्लादेश से, सबसे कम लगी हुई है अफगानिस्तान से। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे राज्यों की बात करते हैं, तटीय क्षेत्र की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो यहां पर आपका क्या है, मैंने बताया बांग्लादेश, यहां पर आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहां पर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी है मेरे दोस्तों। अब ये जो आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी है ये भी आपका जलीय वाला इलाका है, ये आपका जलीय वाला इलाका है मेरे दोस्तों, है ना। अभी हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को मज़ा आएगा, हम एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे, है ना। आप लोगों को द्वीपों की स्थिति भी बताऊंगा कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप है और यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो उसमें कितने द्वीप हैं, यहाँ पर कितने द्वीप हैं और कौन सी द्वीप की कौन सी चोटी है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। एक एक करके हम चीज़ों को सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई है 15,200। स्थलीय सीमा कौन सी है सर, आप मुझे ये बताइए मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। स्थलीय सीमा जो है जो जल से नहीं लगी रहेगी, तो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है ये आप लोगों का भारत का ये उत्तरी क्षेत्र है और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है ये भी बताऊंगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि आपके मन में एक भी डाउट ना रहे इस परिचय से, इसलिए चीज़ों को बहुत सरल तरीके से सिखाऊंगा। आप देखना ये जो उत्तरी जो सीमा है ये हमारी स्थलीय सीमा है और यहाँ से लगाकर आप देखोगे ये पूरा स्थलीय स्थल है, यहाँ पर कोई भी जो है जल नहीं है। तो ये हमारी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है मेरे दोस्तों 15,200। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है आप लोगों की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय जो सीमा है वह आपकी 15,200 किलोमीटर में फैली हुई है ना। अब आपसे पूछेगा मेरे दोस्तों जो आप लोगों की जो तटीय सीमा है वो कितनी है। अब तटीय सीमा सर, तटीय सीमा क्या होती है, ऐसी सीमा जो जल से लगी हुई हो। आप देखेंगे ये आपका जो क्षेत्र है गुजरात से लगाकर ये जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र तटीय क्षेत्र कहलाता है। 9 राज्य तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिनकी कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो वह आप लोगों का 6100। तो तटीय क्षेत्र की जो लंबाई है, याद रखना जो तटीय क्षेत्र है हमारा, तटीय क्षेत्र की लंबाई है आप लोगों की 6100, है ना, 100 किलोमीटर। लेकिन आपसे मुख्य तटीय क्षेत्र की लंबाई पूछेगा तो ये लगाना है, और कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई हमसे पूछेगा तो हमें क्या लगाना है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। सर आप हमें एक बात बताएं कि मुख्य तटीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में क्या अंतर है। जब हम जो है यहाँ पर ये आप लोगों का ये जो नीचे वाला जो श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है, हम जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप समूह को हम जब सम्मिलित कर लेते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाता है आपका कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई। जब हम इन द्वीपों को सम्मिलित नहीं करते हैं, केवल तटीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं, तो वह आपकी 6100। जब हम इन तटीय क्षेत्रों में द्वीपों को भी सम्मिलित कर लेंगे तो कुल तटीय भाग की लंबाई आ जाएगी 7100 लगभग। तो कुल
तटीय भाग की लंबाई जब आपसे पूछेगा तो मेरे दोस्तों 7100 के समथिंग इसकी लगभग लंबाई हो जाती है। चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। तो देखो यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर आपका अरब सागर है। अब देखो हमने जब स्थलीय सीमा की बात कर ली है, तटीय क्षेत्र की बात कर ली है, कुल लंबाई की हमने बात कर ली है, कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई की बात कर ली है, तो सर जी आप हमें ये बताएं कि जो है सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, मतलब कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है। तो मेरे दोस्तों याद रखना, जो गुजरात है वो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा रखता है। अब हमें आप एक बात बताइए सर, सबसे ज़्यादा तो हमें आपने बता दिया, सबसे कम तटीय क्षेत्र की लंबाई बताइए। तो मेरे दोस्तों गोवा जो है आप लोगों का सबसे कम तटीय क्षेत्र वाला राज्य है। अब सर हमें एक बात बताइए कि हमने ये जो 6100 वाली लंबाई पड़ी है ये किस तरीके से बनेगी। तो आइए अब सिखा देता हूं मैं आप लोगों को। तो ऐसे 9 राज्य मैंने बताए थे जो तटीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आता है मेरे दोस्तों गुजरात। गुजरात के बाद आता है मेरे दोस्तों महाराष्ट्र। यहाँ पर आता है आपका महाराष्ट्र। छोटा सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गोवा। अब गोवा मेरे दोस्तों सबसे कम तटीय क्षेत्र वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा कौन सा है? गुजरात। यहाँ पर आप लोगों को मेरे दोस्तों गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, गोवा मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट नीचे मेरे दोस्तों आप लोगों को ये इस तरीके की आकृति आपको देखने को मिलेगी। ये है आपका केरल। केरल से हम बात करते हैं, केरल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मेरे दोस्तों कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो है अलग होकर तेलंगाना बना था तो यहाँ पर तेलंगाना देखने को मिलेगा, लेकिन जो सीमा है वह जो है आप लोगों की तटीय सीमा राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। आंध्र प्रदेश से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओडिशा। ओडिशा देखने को मिलेगा और ओडिशा से जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। अब सर जी काउंट कर रहे हैं कितने राज्य हो गए हैं, कहीं हम गलत तो नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जैक्ट करेक्ट। मैंने आप लोगों से यही कहा था कि जो 9 राज्य हमारे तटीय क्षेत्र से लगे हुए हैं। तो तटीय क्षेत्र की लंबाई भी देख ली है हमने ये भी देख लिया है कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और ये आप लोगों को पता चलेगा कि ये हमारा मुख्य तटीय राज्य है। जब हम इसमें जो है द्वीपों को सम्मिलित कर लेते हैं तो मुख्य तटीय भाग की लंबाई बढ़कर कितनी हो जाती है? 7100 लगभग के करीब हो जाती है। अब आपसे मैं चीज़ें जो है और भी डिस्कस करूँगा। इतनी सारी चीज़ें तो आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं मेरे दोस्तों इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार एक्चुअली में होता क्या है। अब चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच ले या फिर हम बात करते हैं इसके, आपको अगर पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ और नोट्स आपको आपके मोबाइल तक पहुंच जाए, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचे या टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचे, किसी भी माध्यम से अगर आप चाहते हैं घर बैठे आपको नोट्स मिल जाएं, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम पर आपको चीज़ें मिले तो आप संपूर्ण एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर जब सर्च करोगे तो आपको संपूर्ण एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसके नोट्स पीडीएफ माध्यम से ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपने किताबों में ये देखा लिखा होगा कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक है, 68 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर में जो है आप लोगों का स्थित है। ये सारी चीज़ें रामायण आपने देखी होगी। तो ये एक्चुअली में चीज़ें होती क्या हैं वो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हमारा जो भारत है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है, आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ें समझने के लिए अक्षांश और देशांतर की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले मैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं वो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ कि पहले दीप समझा दूँ क्या? तो दीप अपन करेंगे। देखो नॉर्मली है दीप अपन थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे क्योंकि सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ लें तो वो अच्छा है। दीप थोड़े से एक टॉपिक भी थोड़ा सा अलग आता है दीप का, तो दीप जब भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन सामान्य परिचय में भी हम दीप को थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लेंगे। हम बात करेंगे अब जो है
अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो आपको जो है मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार होता क्या है। मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे मुझे बोर्ड पर जगह मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो देखो ये आपका होता है ऐसा, एक आपने ग्लोब देखा होगा, है ना, ग्लोब आपने देखा होगा। अब ये जो ग्लोब है उस पर कुछ आड़ी रेखाएं खिंची होती हैं, कुछ खड़ी रेखाएं खिंची होती हैं मेरे दोस्तों। तो उन्हें जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है के लिए बनाया गया है। ये काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर कहीं भी ऐसी रेखाएं नहीं खिंची हुई हैं। ग्लोब पर सिर्फ जो है टाइम मैनेजमेंट के लिए और जो है आप लोगों को टाइम के मैनेजमेंट के लिए, वो भी मैं आप लोगों को टाइमिंग मैनेजमेंट किस तरीके से की जाती है वो भी सिखाऊंगा। तो आप सीधा सीधा केवल ये समझ लें कि ग्लोब पर खिंची हुई जो आपकी आड़ी रेखा है वो अक्षांश कहलाती हैं, और ग्लोब पर खिंची हुई वो जो आप लोगों की खड़ी रेखाएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, आपकी देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। किस तरीके से आप लोगों का भारत ये जो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये किस तरीके से हम वो समझते हैं। देखो ये जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, वो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक आता है आपका उत्तरी अक्षांश और एक आता है आपका दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो 0 डिग्री उत्तरी 0 डिग्री जो है अक्षांश रेखा है मेरे दोस्तों, इसके उत्तर वाला जो भाग होता है यह आपका उत्तरी अक्षांश कहलाता है, और नीचे वाला जो भाग होता है वह दक्षिणी भाग कहलाता है, दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। जब हम 0 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री देशांतर की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो 0 डिग्री जो देशांतर है ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका पूर्वी देशांतर कहलाता है ना, और ये क्या कहलाता है, आपका पश्चिमी देशांतर कहलाता है। आइए आप लोगों को बात समझ में। तो ग्लोब पर खिंची हुई आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ग्लोब पर खिंची हुई जो आप लोगों की जो रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं मेरे दोस्तों, ये जो खड़ी रेखाएं वो आपकी देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं। अब हमारा जो भारत है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब 4 गोलों में बढ़ गई है पृथ्वी। किस तरीके से, 1 2 3 4, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। तो उत्तर पूर्वी की चर्चा करेंगे तो हम उत्तर में जाएंगे, और पूर्वी की चर्चा करेंगे तो हम इधर की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, उत्तर पूर्वी। तो भारत कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों, उत्तर पूर्वी देशांतर में स्थित है ना, ये हमारा भारत है। अब आप लोगों को ये बात समझना होगी कि ये जो लाइनें हैं केवल 2 लाइन नहीं हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं, जब हम उत्तर से बात करते हैं तो ये उत्तर से बढ़ती हुई ये जो रेखाएं हैं आप लोगों की कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना। ये इस तरीके से, सबसे पहले ये इस तरीके से देखने को मिलेंगी, ऐसी देखने को मिलेंगी, ऐसी बहुत सारी रेखाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और जब भी हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी लंबाई कम होती जाएगी, ठीक है, और संख्या जो है आप लोगों को पता चलती जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये पूरा आप लोगों का क्या आ जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से ये 0 हो जाती है। तो जब हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो ये आप लोगों की उत्तरी अक्षांश हो जाती हैं। तो 0 डिग्री से जब हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पहुँचते तो ये आता है आपका 90 पूरा, ये 90 हो जाता है, और ऐसे ही नीचे 90 हो जाता है। तो हमारा जो भारत स्थित है ये जहाँ से जब हम बात करेंगे 0 से लेकर तो 1 2 3 4 5 8 तक आ जाता है। तो जो हमारा भारत स्थित है तो 8 डिग्री, ये हो गया आपका 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करते हैं। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री जो है आप लोगों का 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये 8 डिग्री हो गया है आप लोगों का, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 हो गया है। जब हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो आप लोगों का 68 डिग्री जो है समथिंग कुछ से लेकर आपका 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर यह स्थित है। देखो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं जो है देशांतर की, तो ये आप लोगों का 0 डिग्री देशांतर हो गया है। अब 0 डिग्री से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके की रेखाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये इस तरीके की, यहाँ से ये, फिर इस तरीके की रेखाएं देखने को मिलेंगी पूरे ग्लोब पर। तो यहाँ पर जब हम देशांतर की बात करते हैं तो भारत की जो स्थिति है वो 68, देखो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तो ले ली, और जो दक्षिणी जो है आप लोगों का जो देशांतर है, तो देशांतर की जब हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 से लगाकर, तो यहाँ पर जो देशांतर है तो वो कितना है आपका 68 डिग्री से लेकर 97.25 डिग्री देशांतर की जब हम बात करते हैं। तो ये आप लोगों का किस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अब किस हिसाब से इसकी जो है स्थिति जो है आप लोगों की
दर्शाई जाती है मैप में। अब हम बात करते हैं, देखो अब ये जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री से लगाकर 97.25 डिग्री तक ये आपको स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको मैं और भी बहुत शानदार शानदार चीज़ें बताता हूँ। अब आप लोगों को पता होगा कि हम जब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि हमारे 8 डिग्री 4 से लगाकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश की जब हम बात करते हैं और 68 डिग्री से लगाकर जब हम 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो वो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इसमें कितना डिफरेंस है। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर में भारत में जो है, भारत के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसकी दूरी कितनी है। आप लोग एक बात समझ लो, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आपके पश्चिम से लगाकर पूरब के बीच में कितने घंटे की जो है आपकी गैप है, मतलब कि ये जो दूरी है, ये दूरी में कितने घंटे का समय अंतराल है। तो आप लोगों को ये पता होगा, आपने कहीं भी किताब में लिखा होगा कि पूरब से लगाकर पश्चिम तक की जब हम बात करते हैं तो 2 घंटे का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो किस तरीके से आप लोगों को ये डिफरेंस देखने को मिलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं, जब हम जो है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 की जब हम बात करते हैं और यहाँ पर 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 की जब हम बात करते हैं और आगे 68 से लेकर 97.25 डिग्री की जब हम बात करते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे है। किस तरीके से सर जी आप हमें समझाइए, मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताता हूँ। तो 8 डिग्री 4 से लगाकर जब हम बात करते हैं, 8 डिग्री 4 से लगाकर जो है 97 डिग्री 2.5 तक जो है देशांतर रेखाओं की कितनी देशांतर रेखाएं मेरे दोस्तों, तो 30 देशांतर रेखाएं। समझना, यहां पर हम देखो 8 डिग्री 4 की बात करते हैं, 8 डिग्री हम 4 की बात करते हैं, तो ये जो देशांतर रेखाएं जो कितनी हो जाएंगी टोटल 8 डिग्री 4 से लगाकर जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो आप लोगों को ऐसी 30 देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी। अब बात याद रखना, कितनी देखने को मिलेंगी, 30 देशांतर रेखाएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और दो देशांतर जो रेखाएं होती है उनको तय करने की जो अवधि होती है वो 4 मिनट होती है। मतलब उनके जो बीच की दूरी तय करने में जो समय लगता है वो लगता है 4 मिनट। तो कितनी है देशांतर रेखाएं, 30 है मेरे दोस्तों। 30 का इंटू हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे तो कितना 20 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 बराबर के 2 घंटे। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो समय अंतराल देखता है कि भाई 2 घंटे का गैप होता है। आपने ये आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा और सुना होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा सूरज जो है 2 घंटे पहले उदय हो जाता है। तो इसी के कारण होता है कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है ये उसी के कारण होता है। तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतराल आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों को वो भी चीज़ सिखाता हूँ। आपने किताबों में ये भी देखा होगा कि भारत का जो समय है मेरे दोस्तों, वह इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर जो है अगर यहाँ पर अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजे होंगे तो क्या गुजरात में मेरे दोस्तों भाई 5 बजे होंगे, क्योंकि डिफरेंस तो 2 घंटे का है। नहीं, आप गलत हो मेरे दोस्तों। समय अंतराल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, समय एकदम फिक्स है। समय अंतराल की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो सूरज 2 घंटे पहले उदित हो जाता है, लेकिन उसको जो है पश्चिम तक आने में 2 घंटे का समय लग जाता है। अब ये इसी अंतराल की वजह से क्या हुआ मेरे दोस्तों, जो है ग्रीनविच लंदन में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच लंदन में जो 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के माध्यम से बदलते समय को एडजस्ट करने के लिए एक निर्धारित समय फिक्स किया गया है। जो भारत के अंतर्गत जो समय सभी जगह देखने को मिलेगा वह एक ही होगा। तो वह समय कौन सी देशांतर रेखा के माध्यम से फिक्स किया गया है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। हम बताते हैं किस तरीके से जो है आप लोगों का जो है इसमें काउंटिंग की जाती है। अब देखो
ये आप समय अंतराल देख लो। समय अंतराल मैंने बता दिया, आप लोगों को पता है कि किताबों में आपने देखा होगा, लिखा होगा कि भाई 2 घंटे का अंतर रहता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकल जाता है, इसमें कम समय लगता है, यहाँ पर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये स्थिति तो आपने देख ली। तो वो जो आप लोगों को मन में डाउट चल रहा होगा कि यार ये 2 घंटा क्या है, 2 घंटे क्या, वो बता देता हूँ। ये था समय अंतराल। अब जो समय निश्चित किया गया है, समय जो निश्चित किया गया है ना, वो किस तरीके से किया गया है कि पूरे भारत में जो समय होगा वो एक ही समय होगा। तो मेरे दोस्तों वो जो रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारत में। तो हम बात करते हैं, जब हम यहाँ पे अगर अपन 0 डिग्री देशांतर से, हम जब 0 डिग्री देशांतर की बात करते हैं, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं 0 से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से लगाकर जब वो 82 तक पहुँचती है, तो 82.5 जो डिग्री देशांतर रेखा है मेरे दोस्तों, वो यहाँ से होकर गुजरती है। आप लोगों की 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये इस तरीके से होकर गुजरती है। ये इस तरीके से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम जब 82.5 डिग्री देशांतर की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर वह मध्य प्रदेश के कौन से जो है राज्य को इसमें केंद्र बनाया गया है। तो आप याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं तो आता है आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पर यूपी से होकर आती है सबसे पहले। यूपी के बाद यहाँ पर आप लोगों को एमपी देखने को मिलेगा। एमपी से लगा हुआ है आपका छत्तीसगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आप लोगों को ओडिशा देखने को मिलेगा। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर अपन बात करें, जो मानक रेखा है मेरे दोस्तों, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद के नैनी। तो नैनी को यहाँ पर क्या किया गया है, भारत का केंद्र बिंदु है। और भारत के केंद्र बिंदु के रूप में यहाँ पर अगर अपन बात करें, इसके टाइम को जो है क्या किया गया है, फिक्स टाइम के रूप में जो है लिया गया है। कैसे? क्योंकि अगर अपन बात करें यहाँ पर इस स्थिति की बात करते हैं और इस स्थिति की बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये एकदम सेंटर में पड़ता है, इसीलिए इसी को यहाँ पर चुना गया है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वही पूरे भारत में टाइम होगा, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों के समझने कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं। क्या है? कॉन्सेप्ट वाली चीजें। अब देखो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है मेरे दोस्तों, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है वो आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यूपी से होकर गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ओडिशा से होकर गुजरती है। वहीं फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आप लोगों की 82.5 जो है आप लोगों की अगर अपन बात करें रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की भी यहाँ पर बात कर ली है ना। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों ने किताबों में ये पढ़ा होगा कि जो भारत का समय है, भारत का जो समय है वह ग्रीनविच लंदन की जो है आप लोगों की 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उससे 5.5 घंटा आगे है। अब देखना, आप चीज़ों को समझना। तो जो 0 डिग्री है मेरे दोस्तों, 0 डिग्री ये है और हम मानते हैं कि यहाँ पर लंदन स्थित है। और लंदन स्थित है, यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, यहाँ से हम 82.5 डिग्री जो है देशांतर की जब हम बात करते हैं, तो ये जो रेखाएं आप काउंट करोगे तो ये कितनी रेखाएं, यहाँ से आप काउंट करोगे तो जैसे 0 से अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ से आप देखेंगे टोटल जो रेखाओं की संख्या मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी मेरे दोस्तों, वो कहाँ कितनी मिलेगी आपको। देखो 0 से लगाकर आप 82 तक जाओगे, 82.5 तक जाओगे तो 82.5 में आपको कितने का इंटू करना पड़ेगा, 4 का। क्यों भाई? आप लोगों को पता है कि एक जो 2 देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वह उसको समय तय करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक का तय करने में कितना मिनट लगेगा। अब देखो जो 82.5 है, 82.5 को जो है 8.5, 82.5 को हम जो है 4 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 330। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 330। अब 330 को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से हम डिवाइड कर देंगे। 60 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 5.5 घंटे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 5 सही 1/5 आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर मेरे दोस्तों कि जो है हमारा जो टाइम है ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है। कितना आगे चलता है, 5.5 घंटे मेरे दोस्तों
आगे चलता है। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीज़ों की हम जो है चर्चा करते हैं। अब हम ये देखते हैं मेरे दोस्तों, एक आप लोगों का हम देखेंगे द्वीपों की। अब हम बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़े से द्वीपों के ऊपर चर्चा करके बता देता हूँ कि हम किस तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, है ना। द्वीपों को हम सीखते हैं। ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आप लोगों का बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि ये क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी है ना। ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर आपको कुछ मैप आपके पास में होगा। जब आप मैप देखोगे तो मैप को जब आप अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे समूह दिखाई देंगे। कुछ इस तरीके की एक लाइन दिखाई देगी। तो ये जो समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो समूह है, यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो लाइन का ऊपर वाला हिस्सा आप देखोगे ना, तो ये आप लोगों का अंडमान कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, निकोबार कहलाता है। बंगाल की खाड़ी में टोटल 204 द्वीप हैं। याद रखना, बंगाल की खाड़ी में लगभग 204 द्वीप हैं। जब हम अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर में 43 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं यहाँ पर, 43 द्वीप हैं। जब हम इसकी बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल में कितने हैं, 204 आप लोगों के द्वीप हैं। टोटल द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब हम इसमें 204 में तो जो 204 में 43 जोड़ देते हैं तो 247 द्वीपों की संख्या हो जाती है। बंगाल के खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार की द्वीप की बात करेंगे। तो जो अंडमान है मेरे दोस्तों, ऊपरी जो हिस्सा है वो अंडमान कहलाता है, नीचे हिस्सा आप लोगों का निकोबार कहलाता है। और अंडमान जो है, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। क्या है आपकी, सैडल पीक, जिसकी लंबाई है 731 के लगभग, है ना। 731 के लगभग इसकी लंबाई है। द्वीपों का देखो एक अलग से चैप्टर है, अलग से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सामान्य परिचय में भी हम इसको थोड़ा सा इंक्लूड करके पढ़ रहे हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तो ये आप लोगों का बंगाल की खाड़ी हो गई है और ये हो गया है आपका अरब सागर। अरब सागर की जब हम बात करते हैं तो अरब सागर में यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, ये जो समूह मिलेंगे, बहुत सारे समूह मिलेंगे इधर। इस तरीके की आकृति आप लोगों को देखने को मिलेगी, छोटी छोटी छोटी। तो यहाँ पर आप लोगों को लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। और ये जो लक्षद्वीप समूह है मेरे दोस्तों, ये अरब सागर का सबसे बड़ा लक्षद्वीप समूह है, ये सबसे बड़ा समूह है। तो ये हमने बंगाल की खाड़ी की बात कर ली है, हमने अरब सागर की बात कर ली है, यहाँ पर हमने अंडमान और निकोबार दोनों की बात कर ली है ना। अरब सागर की भी हमने बात कर ली कि यहाँ पर ये जो द्वीप है उसमें लक्षद्वीप है और टोटल द्वीपों की संख्या यहाँ पर 43 है। तो हमने द्वीपों की संख्या पे भी चर्चा कर ली है। आगे हम बचती है हमारे पास में जो हम कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ पर कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, हम वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 23.5 डिग्री जो है आप लोगों की जो कर्क रेखा है वह कहाँ से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर जो है यहाँ पर कर्क रेखा में गुजरात से हम बात करते हैं तो हम बढ़ते हैं आप लोगों का मध्य प्रदेश में। गुजरात हो गया है आप लोगों का, फिर आता है आपका यहाँ पर राजस्थान, है ना। गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है ना। मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है ना। तो कितने हो गए हैं आपके, 1 2 3 4। देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर ये देखो यहाँ पर हम बात करते हैं त्रिपुरा, तो यहाँ पर आता है आपका त्रिपुरा और यहाँ पर आता है आपका मिजोरम। तो मिजोरम की हम बात करते हैं तो मिजोरम से होकर गुजरती है। कितने राज्य हो गए हैं मेरे, देख लो, 1 2 3 4 5, है ना। और यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बाद आप लोगों का आ जाता है त्रिपुरा, मिजोरम और एक झारखंड। ऊपर की तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है आपका झारखंड, तो झारखंड से होकर गुजरती है। ऐसे टोटल 8 राज्य आपको मिलेंगे यहाँ पर जो है कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं वो देखिए, हमने अभी देखे हैं। तो 8 राज्यों की मेरे दोस्तों हमने चर्चा की है। 8 राज्य आप लोगों को याद रखना है ना। अब आप देखो, मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएंगी। 8 राज्यों को आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह आप लोगों की जो है ये वाली जो रेखा है, चाहे मानक रेखा की हम बात करें, मानक रेखा की हम चाहे बात करें 82.5 की मानक रेखा की जब हम बात करते हैं, चाहे उसकी बात करें, चाहे हम कर्क रेखा की बात करें यहाँ पर मेरे दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से चीज़ें सीखने में आ जाएंगी। देखो, 8 राज्य ये भी याद हो जाएंगे, 5 राज्य ये भी याद हो जाएंगे आप लोगों को। कुछ फैक्चुअल चीज़ों की हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, है ना। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत की जब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो भारत की जो क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल है इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये,
तो इसके क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो कितना क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.24 है ना। अगर अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे दोस्तों विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो दूसरा स्थान है। कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत के अंतर्गत जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। क्षेत्रफल की बात की है, भारत में जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.24% है। क्षेत्रफल में आप लोगों का 7वां स्थान है। जनसंख्या में आपका दूसरा स्थान है, जो कि कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या 17.5 है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की हैं। तो यहाँ से मेरे दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन आता है वो बाहर नहीं जाएगा। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं जो अहम है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि हमारा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये हम बात करें पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये हम बात करते हैं नेपाल से कौन कौन देश सीमा साझा करते हैं, है ना। तो यह चीन से कौन कौन सा राज्य जो है आप लोगों की सीमा साझा करते हैं, वो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो है आप लोगों का अन्य देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। मैप के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बता दूंगा किस तरीके से चीज़ें सीखना है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम बात करते हैं बांग्लादेश से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर देखो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। तो बांग्लादेश यहाँ पर है। देखो बांग्लादेश की बात करते हैं तो त्रिपुरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश के आसपास के जो क्षेत्र हो जाएंगे वही आप लोगों के कहलाएंगे, जो है आपके राज्य कहलाएंगे। आप मैप पे देखना, मैप में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को मणिपुर देता है, तो मणिपुर आप कभी भी लगा के बताना, क्योंकि ये आप लोगों का गलत है। तो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। चीन से हम बात करते हैं तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जो है सीमा साझा करता है। पाकिस्तान से बात करें तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। म्यांमार से बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जो है आप लोगों की सीमा साझा करता है। भूटान से असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है आप लोगों की सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान से लद्दाख सीमा साझा करता है। तो सीमा साझा करने वाले भी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। आप ज़रूर से उन्हें मैप के माध्यम से ज़रूर उन्हें याद कर लें। और ये आप लोगों का भारत का एक जो है मैंने सामान्य परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और आगे भी मैं इसी तरीके की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर जुड़े रहें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक में। जय हिंद और धन्यवाद।